देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की सत्ता का संचालन किया। 220 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन देकर देश के लोगों के जीवन की रक्षा की। 80 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोग पिछले 3 सालों से निःशुल्क राशन पाकर अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से लाभान्वित करने का काम भी प्रधानमंत्री जी की सरकार में हुआ है। धारा 370 को हटाना, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को पूर्ण करना, देश और प्रदेश की सियासत को विकास की दिशा में ले जाना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों ने प्रधानमंत्री जी की ख्याति और यश को बढ़ाया है। पूरे विश्व पटल पर आज भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये उत्कृष्ट कार्य तिबारा यानी तीसरी बार भी 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में सहायक होंगी। मुझे लगता है कि 2024 में 2019 से भी अधिक समर्थन के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मंत्री जी, दिल्ली में बैठक चल रही है G20 को लेकर, देश विदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री भी आए, इसके लिए क्या कहेंगे? भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि G20 की बैठक का भारत में होना तमाम भारतीयों के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए, सरकार और सभी दलों के लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। क्योंकि G20 में जो देश शामिल हो रहे हैं, दुनिया की जीडीपी का 80% जीडीपी इन्हीं देशों से कलेक्ट होती है। 85%, 80% कारोबार, उद्योग इन्हीं 20 देशों से चलते हैं। तो हमें खुशी है कि G20 की बैठकों का दौर दिल्ली में जारी है और ये बैठकें जो G20 की हुई है, इससे देश को भी, दुनिया को भी नई राह मिलेगी। खासतौर से पर्यावरण को लेकर, उद्योग कारोबार को लेकर, जीडीपी को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले होंगे जिससे भारत का कद और हद और बढ़ेगा। मंत्री जी, आखिरी क्वेश्चन है, सनातन धर्म को खत्म करने की भी लगातार बात कर रहा है, मानव को लेकर टिप्पणियां कर रहा है, इससे क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन सब धर्म के लोग सद्भाव के साथ रहते हों और सनातन संस्कृति और सनातन धर्म जो वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत की परिभाषा को पूर्ण करता हो, सबके कल्याण और सबको समाहित रखने का भाव रखता हो, उस सनातन धर्म पर जो लोग आज कुठाराघात कर रहे हैं, उसको मिटाने का संकल्प पाले हुए हैं। मेरे ख्याल से उन्हें भारत के लोकतंत्र और भारत की संस्कृति का तनिक भी ज्ञान नहीं है और आने वाले समय में ऐसे लोगों को भारत की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। वैसे भी जो धर्म हजारों सालों से देश और दुनिया में स्थापित हो, जिसे मुग़ल नहीं मिटा पाए, अंग्रेज नहीं मिटा पाए, हमारे देश के चंद सियासी लोग उसे मिटाने की बात करते, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। सनातन संस्कृति भी आगे बढ़ेगी, हिंदू धर्म भी आगे बढ़ेगा। कोई माई का लाल इस धर्म को, इस आस्था को, इस संस्कृति को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन देश की जनता उन्हें समाप्त जरूर करेगी। अयोध्या मंडल के सभी जिले और मंडलीय अधिकारियों के साथ दोनों विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। बैठक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को स्कॉलरशिप समय से पूर्व दिए जाने, गरीब पिछड़े वर्ग की कन्याओं की शादी का अनुदान दिए जाने, CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण कराकर पिछड़े वर्गों को रोजगार से जोड़ने के संदर्भ में जरूरी निर्देश पिछड़ा वर्ग कल्याण के अधिकारियों को दिए गए हैं। क्योंकि प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं संचालित कर रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय से पहुँचे, अच्छे से पहुँचे, उसके लिए निर्देश दिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा दिव्यांगजनों के लिए संवेदनशील रहते हैं, इसलिए भरण पोषण की राशि सभी दिव्यांगजनों के अकाउंट में समय से पहुंचती रहे। दिव्यांग दंपति शादी अनुदान समय से मिलता रहे। दुकान निर्माण और दुकान संचालन की कार्रवाई भी दिव्यांगजनों के पक्ष में समय से होती रहे। यानी दोनों ही विभागों के द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं का लाभ त्वरित और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी करप्शन के मिलता रहे, इस सब के निर्देश मंडलीय जनपदीय अधिकारियों को दिए गए हैं। संतोष की बात है कि दोनों ही विभाग के अधिकारियों ने सरकार की योजनाओं को, नीतियों को अनुपालित करते हुए लाभार्थियों को, अपेक्षित लाभार्थियों को लाभ देने में रुचि दिखाई है। हम कोशिश करेंगे कि दोनों विभाग के लाभार्थियों को समय से और बिना किसी कठिनाई के उन्हें लाभ मिले, उसके लिए निर्देश जारी किया। सर, जैसे देखा जाए घोसी का चुनाव जो हुआ है तो सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हार मिली। जी, लोकतंत्र है, हार और जीत दोनों दूसरे के पहलू हैं। मैं भी एक सप्ताह घोसी के चुनाव में रहा था और हमें अच्छा करने के लिए मेरे ख्याल अभी गुंजाइश बाकी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी और जो कमियां रही हैं, जो दिक्कतें रही हैं, उसको दूर करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हमारी पार्टी के सभी लीडर, सभी कार्यकर्ता डटेंगे। जिससे देखा जाए सीएम जो है न्योता देने के लिए पीएम के पास गए थे, क्या रणनीति बना रहे, किस तरह मतलब आपका रहेगा, अब जिस तरह किस तैयारी रहेगी जी कहाँ प्रतिष्ठा के लिए में? भारत और भारत के बाहर भी सैकड़ों करोड़ लोग सनातन संस्कृति में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म की मान्यता को स्वीकारते हैं और खुशी की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के संदर्भ में आने के बाद निरंतर अयोध्या में मंदिर के निर्माण का कार्य बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी अनेकों बार भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की समीक्षा करने के लिए खुद कई बार अयोध्या आए हैं। खुशी की बात है कि वर्तमान में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण गति के साथ पूर्ण होने की दिशा में है। जानकारी ये मिली कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी को आग्रह करने के लिए गए थे कि जनवरी में कोई तिथि निर्धारित हो जाए तो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का लोकार्पण हो सके, ताकि देश और दुनिया के लोग भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करके उनके आस्था व्यक्त करके अपनी आस्थाओं को पूर्ण कर सके। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को अयोध्या आने का निमंत्रण देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे। लोकसभा चुनाव में